डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने सेट नंबर 5 तक का सॉल्व कर लिया है। अब आज हमें सेट नंबर 6 सॉल्व करना है। सेट नंबर 5 में कुछ सवाल बचे थे जिन्हें सॉल्व करना बाकी है। तो आइए तो शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका श्रेणी क्रम कर लेते हैं। क्या क्रम कर लेते हैं जी? श्रेणी क्रम कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब आप जानते हैं कि तार चलेगा, पहला प्रतिरोध मिलेगा, यहाँ पहुँचे आप, यहाँ से आगे जाइए, फिर आपको दूसरा मिल जाएगा, फिर यहाँ पहुँचे आप, यहाँ से आगे जाइए, तीसरा प्रतिरोध मिल जाएगा। मतलब आप एक जगह से चलते जाइए और आपको लाइन से प्रतिरोध मिलते जाएंगे और आप दूसरी जगह पर पहुँच जाएंगे। ये होता है श्रेणी क्रम। तो ये आपका है 20 ओम, ये आपका है 24 ओम और ये आपका है 30 ओम। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3। हो गया ना? तो अब क्या होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, इसलिए जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आप बताएंगे क्या मुझे? जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? R बराबर, तीनों को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं अगर श्रेणी क्रम है तो। अगर श्रेणी क्रम है तो जितने प्रतिरोध हैं सबको आप सीधे जोड़ दीजिए। 20 हो गया प्लस 24 हो गया और प्लस कितना हो गया? 30 हो गया। 30 20 50 और 4 54 ओम हो गया। एक मिनट 30 20 50 20 70, 4 74 ओम होगा ना? 74 ओम। तो 74 ओम हो गया ये तुल्य प्रतिरोध। कब? जब आपने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, जब हम इसे समांतर क्रम करते हैं तो समांतर क्रम क्या कहता है कि आप एक ही जगह से सबको निकालिए। मतलब एक पॉइंट लीजिए ए, यहीं से निकालिए आप पहला प्रतिरोध, देखिए, फिर यहीं से दूसरा पॉइंट लीजिए, यहीं से निकालिए आप दूसरा प्रतिरोध, यहीं से आप तीसरा भी लीजिए, यहीं से निकालिए तीसरा प्रतिरोध, और फिर तीनों को ले जाके एक ही जगह पर जोड़ दीजिए। ये ध्यान में रखिए। देखिए ऐसे हो गया। अब अगर आपसे कहा गया कि देखो भैया, अब यहाँ पे बताओ, ये था 20 ओम, ये था 24 ओम और ये था आपका 30 ओम। तो चूंकि तीनों किस क्रम में है जी? तीनों आपके हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में है? तीनों समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो क्या निकल के आएगा, बताइए जरा। तुल्य प्रतिरोध जो R होगा वो क्या निकल कर आएगा? देखिए, अगर आपको सवाल आ रहा है फिर भी मेरी बातों को सुनते जाइए। आप जितनी बार सुनेंगे रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो आपको याद होगा जरूर। याद रखिए, भले ही नोट मत करिए इस सवाल को अगर आपको आ रहा है तो, लेकिन सुनिए जरूर। तो देखिए, समांतर क्रम है इसलिए बट्टे में करके बराबर करते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पिछली क्लास में मैंने इसको प्रूफ भी करवा के दिखाया था आपको कि ये प्रूफ कैसे होता है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो आइए जरा रखते हैं हम लोग। 1/20 हो गया, फिर 1/24 हो गया और प्लस 1/ आपका 30 हो गया। तीनों का जब LCM लेंगे आप तो होता है 120। 20 के पहाड़ हम 6 बार में आता है, 24 में 5 बार में आता है और 30 में आता है 4 बार में। तो 6 5 11 4 15, 15 अट्ठे 120 होता है। आप इसको काट देंगे 8 बार में, तो फाइनली जो आपका आंसर है वो बच जाएगा 1/R बराबर 1/8। पलट देंगे अगर तो R बराबर आ जाएगा 8 ओम। मतलब जब आपने इसको समांतर क्रम में जोड़ा तो देखिए तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सवाल होते हैं। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये सवाल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो थम्स अप करिए और हम लोग चलें अब अगले सवाल पर। तो आइए जरा, ये सवाल देखिए। ये सवाल तो आप देखते ही कहेंगे बहुत आसान सवाल है, 7 नंबर में पूछा गया है और ये मैंने आपको आपके नोट्स में भी करवाया है। ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए ज़रा सवाल देखिए, एक बार सवाल देखते हैं फिर बात करते हैं। लिखा हुआ है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा है, 8 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। इस समयांतर में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे परिपथ से? परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है और उसमें प्रवाहित ऊष्मा की गणना भी करनी है और उसके साथ इसका आवेश आपका इलेक्ट्रॉन का दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सवाल बताता हूँ कि लगेगा कैसे। सबसे पहले तो आप जो जो दिया उसको लिखिए। जो प्रवाहित धारा है आई वह है 5 एम्पियर। कितनी है? 5 एम्पियर। उसके बाद जो आपका समय है, समय t बराबर 8 सेकंड है। अब उसके बाद आपसे परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप तो n मानते हैं, n क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कह रहा है कि परिपथ का प्रतिरोध R बराबर 20 ओम हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा, मतलब आपसे ऊष्मा भी पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है? ऊष्मा अर्थात H पूछ रहा है, H। और फिर आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। ठीक है, तो जरा हम लोग बात करते हैं कि इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करें हम। एक तो देखिए आपको ऊष्मा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? ऊष्मा। तो जब आपसे ऊष्मा पूछ रहा है तो ऊष्मा आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे? H बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप। देखिए H बराबर फॉर्मूला लगाइएगा I² RT। तो I आपको मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, H तो आपका निकल जाएगा। परंतु मामला उठता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें। तो आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवेश में कोई रिलेशन पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवेश में आपने रिलेशन पढ़ा है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q बराबर NE। Q था आवेश, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E था इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो आपको निकालना है ना। परंतु क्या यहाँ पर Q दिया गया सवाल में? कहीं पे नहीं दिया गया है। तो Q का एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या आप? जानते हैं? देखिए, चूंकि आवेश Q बराबर आप जानते हैं I गुणे T, और चूंकि आप एक और फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर N गुणे E, तो रख दीजिए इसके नीचे। तो N गुणे E बराबर I गुणे T, सारे मान इसमें रख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। आप E को नीचे भेज दीजिए, फिर वैल्यू पुट करना शुरू करिए। तो I गुणा T बट्टा E। ठीक है, मान रखिए जरा इसमें। I का मान कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे थे जी? जरा देखिए तो, 5 एम्पियर की धारा और 8 सेकंड तक प्रवाहित कर रहे थे। तो 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित कर रहे थे और इसका आवेश था 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो आप जरा इसको नीचे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर भेज दीजिए। 5 अट्ठे 40 और गुणे बच गया आपका 10 की घात 19, नीचे बचा 16। आप ऊपर नीचे 16 नहीं, 1.6, आप 10 का गुणा करिए, दशमलव आपका खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 400 गुणे 10 की घात 19 और नीचे बचेगा आपका 16। 16 से इसको काट दीजिए ना, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पच्चे 80। तो फाइनली जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ गया 25 गुणे 10 की घात -19। सॉरी, माइनस नहीं लगेगा ना यहाँ पे, माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे। 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, अगर आप इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहते हैं तो इसमें कहीं दशमलव तो है नहीं, तो यहाँ रहा होगा, उसके आगे कर लीजिए आप 2.5 कर लीजिए। पीछे लेके जा रहे हैं इसलिए 10 की घात 1 और प्लस में बढ़ जाएगी, 20 इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप उत्पन्न ऊष्मा की बात कर रहे हैं। उत्पन्न ऊष्मा की आप बात कर रहे हैं H। H बराबर आपका फॉर्मूला है I² RT, लेकिन ये फॉर्मूला किस में रहेगा? जूल में। तो जो आपका आंसर आएगा वो जूल में आएगा, याद रखिएगा। तो देखिए I का मान क्या है आपका? I का मान बताइए। I का मान, यहाँ पे मैं T को स्मॉल लेटर कर देता हूँ। I का मान था 5 एम्पियर, प्रतिरोध था 20 ओम, और जो आपका T था, T कितने समय तक प्रवाहित हुआ था? 8 सेकंड तक। तो 5 पच्चे हो जाएगा आपका 25 और गुणे 20 अट्ठे 160, तो 0 हो गया। 16 पच्चे 80 को 0, हासिल 8, 16 दूना 32, 8 40, 4000 जूल।
ये आपकी उत्पन्न ऊष्मा है, 4000 जूल आपकी उत्पन्न ऊष्मा है। तो देखिए सवाल कितना आसानी से लग गया, आप आसानी से इसको लगा भी सकते हैं। सवाल अच्छे से पढ़ा करिए और जो जो चीज़ें सवाल में दी गई हैं पहले उनको लिखा करिए, सवाल बहुत आराम से आप लगा लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन करेंगे सवाल को तो प्रॉब्लम होती जाएगी आपको, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 है, फोकस दूरी यह बराबर 12 सेमी है। प्लस में होती है माइनस में जी? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किस चिन्ह में होती है? प्लस चिन्ह में होती है। बताइए जरा आप, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस चिन्ह में होती है। उसके बाद आपको इसका निकालना क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपने लिख लिया है और ये प्लस चिन्ह में होती है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण बनता कुछ इस तरीके से है, ऐसे। और जब आप यहाँ से ये अक्ष खींचते हैं तो इसका जो है यफ इधर साइड में मिलता है। तो मैंने कहा था यक्स अक्ष वाई अक्ष बनाइए, जो आपका इस साइड में मिलेगा सब प्लस रहेगा, जो इस साइड में मिलेगा सब माइनस रहेगा। ठीक है, आपको त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? 2 गुणे फोकस दूरी अर्थात 2 गुणा 12 बराबर कितना सेमी? 24 सेमी। कितना आ गया जी? 24 सेमी आ गया। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। सीधा सीधा त्रिज्या निकालना हो तो 2 गुणे एफ कर दीजिए, और अगर एफ निकालना हो तो त्रिज्या बट्टे 2 कर दीजिए। ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप लोग, हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान चीज़ है। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग। ये सवालों पर मैं ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक फार्मूले पे सवाल है। ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको उनको ध्यान में सीधा सीधा रख लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, उसका अपवर्तन कोण क्या होगा? तो आप देखेंगे जरा, ये आपका ये माध्यम है। अब चूंकि यहाँ से आया, ठीक है, अभिलंब लंबवत आपतित हो रही है ना किरण, आपतन किरण लंबवत है, आपतित किरण लंबवत है। तो आपतित किरण लंबवत है तो ये अपवर्तित किरण ऐसे सीधे ही चली जाएगी, याद रखिएगा। जो आपकी अपवर्तित किरण है वो सीधे ही चली जाएगी। अब सीधे ही जाएगी तो यही तो आपका अभिलंब भी है ना, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, यही अभिलंब है। तो बताइए इनके बीच का कोण कितने अंश का है? इनके बीच का कोण कुछ नहीं है, अर्थात 0 अंश का है। कितने अंश का? 0 अंश का। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किरण लंबवत आपतित होगी तो उसका आपतन कोण, ये सॉरी अपवर्तन कोण हमेशा कितना होगा? 0 अंश होगा। कितना होगा? 0 अंश होगा। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आइए जरा आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? उत्तल लेंस पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए मैंने आपसे कई पॉइंट्स डिस्कस किए थे जब मैंने पिछली क्लास में इसको पूरा पढ़ाया हुआ था, अलग से समझा कर। जाइए आप वहाँ पे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हमने जब बात किया था कि जब आप वस्तु को इधर साइड में करते जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूर होता जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप वस्तु को लेंस के पास लाएंगे उसका प्रतिबिंब दूर होता जाता है। क्या होता जाता है जी? दूर होता जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था हमारा, जब हमने देखा कि यहाँ पर आपको वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो इसकी 3 कंडीशन में इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। एक तो इसके F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में बड़ा बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद आप जब F पर रखते हैं, F मतलब वही F1 की बात हो रही है यहाँ पे, F1 की, और जब F1 पर रखते हैं तो भी बड़ा बनता है, F1 पर रखते हैं। और F1 और उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ ठीक है, और एक F1 और P के बीच में रखते हैं, F1 और P के बीच में रखते हैं तो भी बड़ा बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और इन दोनों में बनता है वास्तविक इन दोनों में बनता है वास्तविक। तो वास्तविक बनाना है तो ये वस्तु के प्रतिबिंब को वास्तविक बनाना है और बड़ा बनाना है, तो आपको या तो F1 और 2F1 के बीच रखना होगा, या तो F1 पर रखना होगा, या तो किस पर रखना होगा? F1 पर रखना होगा। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा दिख रहा है? एक तो लेंस के फोकस पर हो गया, ये भी हो गया आपका,
ये भी तो ठीक हो सकता है, और आपका तीसरा भी ठीक हो सकता है। 2f दूरी पर तो होगा नहीं, 2f से अनंत पर भी नहीं होगा, क्योंकि 2f से अनंत पर रखेंगे तो छोटा बनेगा, और अगर आप 2f पर रखते हैं तो 2f पर रखने के बाद बराबर बनता है, 2f पर रखने के बाद क्या बनता है, बराबर बनता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिए। तो जब आप 2f पर रखते हैं तो 2f पर बराबर बनता है, और जब आप इसे 2f से अनंत के बीच रखते हैं तो छोटा बनता है। लेंस के फोकस पर रखते हैं तो भी बड़ा बनता है, तो भी बड़ा बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद f और 2f के बीच रखते हैं तो भी बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पे जो फोकस लिखा है ना, फोकस, फोकस शब्द का मतलब है कि वो जो लेंस की किरणें हैं वो जाकर जहाँ पर गिर रही हैं, ये वाला, इस फोकस की वो बात कर रहा है। तो आपने ऑब्जेक्ट तो यहाँ तो थोड़ी रखना है, आपको तो ऑब्जेक्ट इस साइड में रखना है ना। मतलब एक प्रकार से आप देखिए कि यहाँ जो फोकस की बात कर रहा है ना, उसने f2 दिया हुआ है, वो इसीलिए उसने फोकस लिखा है, नहीं तो क्या वो f नहीं लिख सकता था क्या? ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसीलिए आपको भटकना नहीं है। देखिए कितना सही तरीके से घुमा रहा है आपको, कितना गुमराह करना चाहता है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखा ना आपने कितना सही तरीके से उसने आपको घुमाया। उसने क्या किया, उसने ये नहीं लिखा कि एफ पर मैं रख रहा हूँ वस्तु को, उसने लिख दिया मैं फोकस पर रख रहा हूँ, और आपने सोचा कि एफ पर रखने के बाद भी तो बड़ा बनता है, तो इसलिए मामला आपका गड़बड़ हो गया। उसने यफ का बात किया, मतलब यफ टू जो आप जानते हैं ना, उसने यफ टू की बात किया है, और यहाँ पे जो यफ और यफ वन हुआ वो यफ वन की बात हो रही है। तो आपने वस्तु को इधर रखना है, इस साइड में आप थोड़ी ना वस्तु को रखते हैं, आप वस्तु को इस साइड में रखते हैं ना। और ये लेंस का, उत्तर लेंस का यफ वन इधर होता है और इधर यफ टू होता है, यही हमारा मुख्य फोकस होता है, यही हमारा फोकस होता है, क्योंकि किरणें यहीं से तो जाती हैं, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो फोकस की बात कर रहा है ना, वो f2 की बात कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, हो जाएगा ना। इसीलिए इस आंसर को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रट लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से, मैंने समझा दिया इसको। चलिए, अब आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखने वाला है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो अनुक्रमानुपाती होता है लैम्डा के, अर्थात तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य के, ठीक है। इसका मतलब कि अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, अपवर्तनांक कम है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो मैं तरंग दैर्ध्य की बात करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के सातों रंगों का क्रम विबग्योर होता है, जिसमें आपका जो वी होता है बैगनी होता है, वायलेट होता है। तो जो आपका वी है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और ई आर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आर का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है और इसका कम होता है। तो अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, बात करें अगर हम अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक लाल का सबसे कम होगा और इसका सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, बताइए जरा आप। सबसे ज़्यादा होगा आपका लाल रंग के लिए। किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा लाल रंग के लिए। और सबसे कम किसके लिए होगा, बैगनी रंग, और बाकी ये क्रम से चलता जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ओ का, और सबसे कम किसका, आर का। ये क्रम चलता चला जाएगा। तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस टाइप के भी सवाल आपके पेपर में टपक सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो मामला आपका फंस जाएगा। इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, वो हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।